हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेल एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है C4 साइकिल। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत C4 साइकिल। आज हम लोगों को C4 साइकिल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल को। इसको सबसे पहले कार्टिस चोक इट आल और उसके साथियों ने 1965 में कार्टिस चोक और उसके साथियों ने 1965 में C14O2 का उपयोग करके C14O2 का उपयोग करके यह देखा कि गन्ने में शुगर कैन में क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है। सबसे पहले कार्टिस चोक और उसके साथियों ने 1965 में C14O2 का उपयोग करके यह देखा कि शुगर केन में गन्ने में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट MD हैज एंड CR स्लैक MD हैज एंड CR स्लैक 1966 में शुगर कैन पर कार्य करते हुए एक न्यू साइकिल की खोज की जो कैल्विन साइकिल के विपरीत थी। कैल्विन साइकिल मतलब बेटा C3 साइकिल है ना। कैल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल है ना, जो कैल्विन साइकिल के विपरीत थी, है ना, जो कैल्विन साइकिल के विपरीत थी। MD हैच और CR स्लैक 1966 में शुगर कैन पर कार्य करते हुए एक न्यू साइकिल की खोज की जो कैल्विन साइकिल के विपरीत थी। इस साइकिल को इन्होंने C4 साइकिल कहा। इस साइकिल को इन्होंने C4 साइकिल कहा है। ठीक है ना। तो C4 साइकिल नाम किसने दिया है और खोजा किसने है बेटा? MD हैच और CR स्लैक ने। इन्होंने नाम भी दिया है और इन्होंने इसको खोजा भी है। ठीक है। तो C4 साइकिल, ये नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लें कि प्रकाश संश्लेषण की वह साइकिल जिसमें पहला स्थायी यौगिक एक 4 कार्बन युक्त यौगिक बनता है। पहला स्थायी यौगिक एक 4 कार्बन युक्त होता है जिसे ऑक्सैलोएस्टिक एसिड कहते हैं। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा देख लें इसके क्या सिनोनिम्स,
इसके जो है सिनोनिम्स, उपनाम जो है, सिनोनिम्स, इसके उपनाम देख लीजिए, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या है कि इसमें क्या क्या है कि पहला जो है वो क्या है, फर्स्ट नाम से इसको क्या जानते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल। इसको किस नाम से जानते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल। इसको क्या नाम से जानते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल क्यों, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिकों ने इस साइकिल को क्या किया है, खोजा है ना, खोजा है। इसलिए इसे क्या नाम से जानते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दूसरा इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसका नाम दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इसमें बनने वाला पहला यौगिक 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप युक्त होता है ना, युक्त होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और नाम से अपन इसको जानते हैं, बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे। इसको एक और नाम से बेटा अपन जानते हैं, बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे। बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे, इसको एक और नाम से जानते हैं, किससे, बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे। बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां जो CO2 ग्राही फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है उसके बीटा पोजीशन पर CO2 जुड़ती है। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहां CO2 ग्राही फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, PEP, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है। इसलिए CO2 फिक्सेशन के दौरान, CO2 फिक्सेशन के दौरान इसके बीटा पोजीशन पर जुड़ती है ना, जुड़ती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे कहते हैं। यहां CO2 ग्राही PEP होता है, इसलिए CO2 जब फिक्सेशन के दौरान जुड़ती है तो PEP के कहां पे जुड़ती है, बीटा पोजीशन पर जुड़ती है। इसके मतलब यहां पे क्या है कि PEP के, है ना, PEP के बीटा पोजीशन पर जुड़ती है ना। यहां CO2 ग्राही क्या होता है, PEP होता है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है, इसलिए CO2 फिक्सेशन के दौरान PEP के बीटा पोजीशन पर जुड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे। CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन, और CO2 का हटना क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन कहां होता है, बीटा पोजीशन पर होता है, इसलिए इसे बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे भी कहते हैं। एक इसका नाम और है C4 साइकिल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका नाम है C4 साइकिल। इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पहला बना स्थायी यौगिक एक 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है, इसलिए इसे कहते हैं C4 साइकिल। यहां पहला बना स्थायी यौगिक एक 4 कार्बन युक्त
एक चार कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। यहां पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है बेटा? चार कार्बन युक्त क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। इसलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। इसलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। तो ये इसके कुछ उपनाम है। हैच एंड स्लैक साइकिल क्यों कहते हैं? बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे क्यों कहते हैं? इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं? ये जो है ये इसके क्या है? नाम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसका ऑकरेंस। नेक्स्ट हेडिंग है ऑकरेंस। ठीक है, ये साइकिल पाई कहां जाती है? किन किन प्लांट्स में ये साइकिल पाई जाती है? तो पहले आप लिख लें कि वह प्लांट जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। वह प्लांट जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है, C4 साइकिल पाई जाती है, जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है, वह प्लांट जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। C4 प्लांट कहते हैं। उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। वह प्लांट जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है, वह प्लांट जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। यह C4 प्लांट कौन कौन से हैं जिनमें पाई जाती है? जैसे कौन कौन से हैं ये है कि शुगर कैन गन्ना में, साइप्रस रोटंडस है ना, साइप्रस रोटंडस में, और साइप्रस रोटंडस जियामेज मक्का में, और ऑल ग्रासेस में। ठीक है, ऑल ग्रासेस में, सभी ग्रासेस में, शुगर केन, साइप्रस रोटंडस, जियामेज और सभी ग्रासेस में ये पाई जाती है। मतलब जो मोनोकाट है, कुल मिलाकर के मोनोकाट में है ना, अर्थात मोनोकाट्स में यह साइकिल पाई जाती है। मोनोकाट में यह साइकिल पाई जाती है। ठीक है, ये सब क्या है? मोनोकाट है। लेकिन अपवाद स्वरूप, बट एक्सेप्शनली, है ना, लेकिन अपवाद स्वरूप यह साइकिल डाइकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप यह साइकिल डाइकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है। डाइकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है। यह साइकिल अपवाद स्वरूप किसमें पाई जाती है? डाइकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है। तो डाइकॉट प्लांट कौन कौन से हैं जिनमें साइकिल पाई जाती है? जैसे कौन कौन से हैं डाइकॉट प्लांट्स? जैसे एमरंथस क्या है? आप इसको जानते हो, पिगवीड कहते हैं इसको, पिगवीड्स। ठीक है, पिगवीड है ये। चौलाई की जो भाजी है, चौलाई जो है ना, वो क्या है? एमरंथस है। ठीक है, इसी तरह से चीनोपोडियम किसको कहते हैं बेटा? चीनोपोडियम कहते हैं बथुआ को। ये जो है बथुआ है। ठीक है, बथुआ में ये साइकिल पाई जाती है। कौन सी? C4 साइकिल। इसी प्रकार से ये किसमें पाई जाती है? रोज में, मैरीगोल्ड, यूफॉर्बिया में मिलती है, क्रोटॉन में मिलती है, CROTON क्रोटॉन में मिलती है, एम्बेलिका में मिलती है, एम्बेलिका में मिलती है, निक्टेंथस में मिलती है, निक्टेंथस। ठीक है, इन सब में जो है ये क्या है? अपवाद स्वरूप ये साइकिल, ये डाइकॉट प्लांट है, और इन डाइकॉट प्लांट्स में
ये C4 साइकिल मिलती है। C4 साइकिल सामान्यतः किसमें मिलती है? मोनोकाट प्लांट में मिलती है। लेकिन अपवाद स्वरूप इन प्लांट्स में एमरंथस, चिनोपोडियम, रोज, मैरीगोल्ड, यूफॉर्बिया, क्रोटॉन, एम्बेलिका, निक्टेंथस आदि में भी ये साइकिल पाई जाती है। एक्सेप्शनली जो है ये किसमें पाई जाती है? इन कुछ डाइकाट प्लांट्स में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लें क्या? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, ठीक है, इसके लक्षण देख लें। ठीक, ये इसमें पहला बना स्थायी यौगिक, इसमें पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें पहला क्या, सबसे पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। इसमें क्रैंज एनाटॉमी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहां जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसमें भाग लेने वाले प्लांट्स में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दो प्रकार के भाग लेने वाले प्लांट्स में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ग्रैनम टाइप एंड एग्रैनम टाइप और एग्रैनम टाइप, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट यहां पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड अब्सेंट होता है। पिगमेंट सिस्टम पीएस सेकंड, यहां पिगमेंट सिस्टम सेकंड अब्सेंट होता है। यहां पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है इनमें नहीं पाया जाता। यहां CO2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि CO2 जो फिक्सिंग करने वाला एंजाइम है, CO2 को फिक्स करने वाला जो एंजाइम है वो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है ना। यहां CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम या CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज होता है। ठीक है, PEP कार्बोक्सिलेज होता है। यहां CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम क्या होता है बेटा? PEP कार्बोक्सिलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहां C3 साइकिल जो है वो इनके बंडल शीथ में पाई जाती है। C3 साइकिल जो है बंडल शीथ में पाई जाती है। C3 साइकिल इनके बंडल शीथ में पाई जाती है। बंडल शीथ में पाई जाती है। C3 साइकिल कहां पाई जाती है? इनके बंडल शीथ में पाई जाती है। ठीक है, और मीजोफिल में क्या होता है? हैच एंड स्लैग साइकिल होती है। और मीजोफिल सेल्स में हैच एंड स्लैग साइकिल पाई जाती है ना। हैच एंड स्लैग साइकिल पाई जाती है। C3 साइकिल इनके किसमें पाई जाती है बेटा? बंडल शीथ में पाई जाती है। और मीजोफिल में क्या होती है? हैच एंड स्लैग साइकिल पाई जाती है। ठीक है, ये जो है ये तेज लाइट में, बहुत तेज लाइट में ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, है ना। यह बहुत तेज प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अधिक होती है। इनमें जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस अधिक होती है। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? अधिक होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनमें अधिक होती है। ठीक है, ये प्लांट जो है C3 प्लांट, इनमें कंपनसेशन पॉइंट कम होता है। कंपनसेशन पॉइंट इनका जो है 1 से 10 ppm होता है। इनका कंपनसेशन पॉइंट जो है, इनका कंपनसेशन पॉइंट कम होता है। कितना होता है? 1 से 10 ppm। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। पार्ट ppm इक्वल टू क्या है बेटा? ppm इक्वल टू है पार्ट पर मिलियन, है ना? पार्ट पर मिलियन ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। और है क्या कंपनसेशन पॉइंट? किसको कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है कि वह प्रकाश तीव्रता जिसमें फोटोसिंथेसिस और श्वसन दोनों की दर समान होती है, वह मैं यहां पे लिख देता हूं कि कंपनसेशन पॉइंट किसको कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट किसको कहते हैं बेटा? कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं कि वह प्रकाश तीव्रता लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता मतलब लाइट इंटेंसिटी, जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन दोनों की दर एक समान होती है। उसे क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। उसे कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। वह प्रकाश तीव्रता जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों की दर एक समान होती है, उसे क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। कंपनसेशन पॉइंट उसे क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस और PR, मतलब इसे एक और नाम से भी आप जान सकते हो, PR रेशियो, है ना? PR रेशियो भी इसको कहते हैं। PR रेशियो, फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन का रेशियो, ठीक है ना? तो PR रेशियो इसको कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि CO2 और O2 का रेशियो, क्योंकि रेस्पायरेशन में क्या होगी? CO2 उत्पन्न होगी और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। तो चाहे आप PR रेशियो कहिए, चाहे आप इसे कंपनसेशन पॉइंट कहिए, अथवा इसी को आप क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो CO2 एंड O2 रेशियो, है ना? रेशियो भी आप कह सकते हो। कंपनसेशन पॉइंट क्या है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों की दर जिस प्रकाश तीव्रता में समान हो, मतलब CO2 और O2 बराबर निकल रही हो, ठीक है? तो उसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो ये है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसमें थोड़ा सा आपको एक हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पहले देख लें। क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी, ठीक है? क्रैंज एनाटॉमी क्या है? क्रैंज एनाटॉमी, ठीक, कि जब एक ही प्लांट की लीफ में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएं। क्रैंज एनाटॉमी क्या है? जब एक ही लीफ में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएं तो उसे कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। जब एक ही लीफ में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं, है ना? क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। जब एक ही लीफ में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो इसे क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। तो दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट क्या हैं? दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट जैसे ग्रैनम टाइप
और एग्रैनम टाइप, मतलब ग्रैनम टाइप एंड एग्रैनम टाइप। दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाए, ग्रैनम टाइप और एग्रैनम टाइप क्लोरोप्लास्ट पाए जाए एक ही लीफ में, तो उसे कहते हैं क्या? क्रायंज एनाटॉमी कहते हैं। आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा कि एग्रैनम टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है उसको क्रायंज टाइप का क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं कि वास्तव में एग्रैनम टाइप के क्लोरोप्लास्ट को क्रायंज टाइप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, एग्रैनम टाइप के क्लोरोप्लास्ट को क्रायंज टाइप का क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वास्तव में एग्रैनम टाइप के क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? क्रायंज टाइप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट है, ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? पत्ती के मीजोफिल में पाया जाता है। लीफ के किस में पाया जाता है बेटा? मीजोफिल में पाया जाता है। मीजोफिल में पाया जाता है। ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट पत्ती के किस में पाया जाता है? मीजोफिल में पाया जाता है। जबकि एग्रैनम टाइप का किस में पाया जाता है? बंडल सीथ में पाया जाता है। लीफ के कहां पाया जाता है? बंडल सीथ में पाया जाता है। बंडल सीथ में पाया जाता है। जबकि एग्रैनम टाइप का कहां पाया जाता है? बंडल सीथ में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है बेटा? ग्रैनम टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब सेल में किधर होता है? सेंटर की ओर होता है। जो ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट है, ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब किधर होता है? अर्थात केंद्र की ओर होता है। अर्थात केंद्र की ओर होता है ना? केंद्र की ओर होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल होता है अर्थात केंद्र की ओर होता है। जबकि जो एग्रैनम टाइप का है वो कहां होता है? सेंट्रीपिटल होता है। जबकि एग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल होता है। एग्रैनम टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट सेंट्रीपिटल होता है, मतलब परिधि की ओर होता है। ठीक है, अर्थात किधर होता है ये? अर्थात परिधि की ओर होता है। परिधि की ओर होता है। ठीक है, परिधि की ओर होता है। समझ गए बात को? मतलब क्रायंज एनाटॉमी क्या है कि आपको बता दूं तो आप जानते हैं कि जो मोनोकाट है उनमें कैसी लीफ होती हैं? आइसोबायलेटरल लीफ होती हैं। आइसोबायलेटरल लीफ का मतलब क्या है कि उसमें दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना? तो ये जो है क्या है? अपर एपिडर्मिस है। ठीक, ये है अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है। इसी तरह से ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। दोनों तरफ स्टोमेटा है। ठीक, ये जो है ये दोनों तरफ स्टोमेटा है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि इसमें क्या होता है? वास्कुलर बंडल होता है। यहां पे वास्कुलर बंडल होता है और वास्कुलर बंडल के चारों ओर जो है वो क्या होती है? बंडल शीथ होती है। यहां पे क्या होती है? बंडल शीथ होती है। वास्कुलर बंडल के चारों ओर जो शीथ है, जो आवरण है, उसको कहते हैं बंडल शीथ। ठीक है, ये जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम है। ये जो है क्या है? फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये बंडल शीथ है। और इसमें क्या होता है
कि यहां पर ये होती है क्या, ये होती है मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स में जो है वो दो प्रकार की सेल्स होती हैं, आप जानते हो। एक क्या होती है, एक होती है पैलीसैड पैरेन्काइमा और दूसरी होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आपने को ये बहुत डिटेल यहां नहीं करना है, क्योंकि अपन देख रहे हैं तो थोड़ा नाम जैसे देख लें। तो ये हो गई क्या, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और ऊपर हो गई पैलीसैड पैरेन्काइमा, ये इस तरह से। ठीक है, ये जो है ये ऐसे है। ठीक, और इनमें क्या है, इनमें है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं इसमें। ठीक है, किनारे किनारे रहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, तो ये क्लोरोप्लास्ट है और ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये पूरी जो सेल्स है ये क्या है, पूरी सेल्स, ये पूरी सेल्स जो है मीजोफिल है। ठीक है, तो ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस है। ये क्या है बेटा, स्टोमेटा है, स्टोमेटा है। ठीक है, और ये क्या है, मीजोफिल है। ये जो है मीजोफिल। यहां बहुत डिटेल अपने को जानने की जरूरत नहीं है। मीजोफिल और बंडल सीथ में जानना था अपने को। ठीक है, तो ये मीजोफिल है और ये क्या है, ये है बंडल सीथ। ठीक है, ये है बंडल सीथ। ठीक है, ये क्या है, बंडल सीथ है, ये बंडल सीथ है। ठीक, और इसमें ये पूरा क्या है, वैस्कुलर बंडल है। ये क्या है, फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, और ये क्या है, जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है। और ये क्या है, मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में कैसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बेटा, यहां पाए जाते हैं ग्रैनम टाइप के, ग्रैनम टाइप के क्लोरोप्लास्ट। और बंडल सीथ में किस तरह के पाए जाते हैं, एक ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये है टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ। ठीक है, मोनोकॉट लीफ का टीएस है ये। और इसमें क्या है कि जो ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, वो ऐसे ये डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की हो गई, और इसमें क्या हो गया, ये हो गया, ये ग्रैना हो गई। ठीक है, ये ग्रैना है। तो इस तरह से ये क्या है, ग्रैनम टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं। जो बंडल सीथ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इस तरह के, ये है क्लोरोप्लास्ट, और इनमें जो ग्रैना है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, व्यवस्थित ग्रैना का निर्माण नहीं होता। थैलाकॉइड जो है ऐसे लैमिलर स्ट्रक्चर में व्यवस्थित रहते हैं। ये थैलाकॉइड है, और थैलाकॉइड जो है वो कैसे हैं, लैमिलर स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो ये है ग्रैनम टाइप का, ग्रैनम टाइप, और ये क्या है, एग्रैनम टाइप, एग्रैनम टाइप है। ठीक है, एग्रैनम टाइप है। मतलब जो ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट है उसमें थैलाकॉइड जो है स्टॉक ऑफ कॉइन्स की तरह ऑर्गेनाइज होकर के ग्रैना का निर्माण करते हैं, और इसमें जो है ग्रैना का निर्माण नहीं होता। थैलाकॉइड जो है वो लैमिनर स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, क्रैंज एनाटॉमी है। कभी कभी क्रैंज एनाटॉमी पे एक शॉर्ट नोट पूछ लेता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो नेक्स्ट अब अपन देख लें मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल, C4 साइकिल की क्रियाविधि, C4 साइकिल की क्रियाविधि। ठीक है, तो C4 साइकिल में क्या होता है, पहला बना स्थायी यौगिक क्या है, एक 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, और CO2 ग्राही कौन होता है, PEP कार्बोक्सिलेज होता है। इस क्रिया में CO2 को फिक्सेशन करने में कौन सा एंजाइम काम करता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 साइकिल में पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। इसी तरह से जो CO2 ग्राही है वो क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड होता है। ठीक है, और CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, यहाँ पे CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम जो है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो CO2 के कम कंसंट्रेशन में भी CO2 को फिक्स कर देता है। ठीक है, CO2 का स्थिरीकरण करता है। जबकि C3 साइकिल में जो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है वो CO2 के कम कंसंट्रेशन में फोटोसिंथेसिस नहीं करता, मतलब कि CO2 को फिक्स नहीं करता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि
यही कारण है कि जो C4 प्लांट है उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहां जो पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो CO2 की कम सांद्रता में भी उसे फिक्स करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना देता है, जबकि RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसके कम सांद्रता में उसको फिक्स नहीं करता। ठीक है ना? इसलिए C4 साइकिल की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अधिक होती है। तो इसमें क्या है कि इसकी मैकेनिज्म में क्या क्या है आप लिख लेंगे कि यहां पहला बना स्थायी यौगिक, यहां पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है? OAA होता है। नंबर दूसरा क्या है कि CO2 ग्राही क्या होता है? CO2 ग्राही PEP होता है। ठीक है ना? CO2 को स्थिर करने वाला, CO2 को स्थिर यानी फिक्स, है ना? फिक्स करने वाला एंजाइम फिक्स करने वाला एंजाइम जो है वो क्या होता है? फिक्स करने वाला एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज होता है ना? PEP कार्बोक्सिलेज होता है। ठीक है? तो ये है। इसमें मीजोफिल में क्या होगा? मीजोफिल में CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम कौन होता है? CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज होता है, जो CO2 को कम कंसंट्रेशन में भी उसको क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। यह नेक्स्ट क्या लिख लेंगे? यह एंजाइम CO2 के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है ना? यहां CO2 को स्थिर करने वाला एंजाइम क्या होता है? PEP कार्बोक्सिलेज होता है। यह एंजाइम CO2 के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए संवेदनशील मतलब अधिक सेंसिटिव होता है। ठीक है? इसलिए CO2 के कम सांद्रता में भी इसे फिक्स कर देता है या स्थिर करने में सक्षम होता है। CO2 के कम सांद्रता में भी इसे स्थिर करने में स्थिर यानी फिक्स, है ना? फिक्स करने में सक्षम होता है। ठीक है ना? कैपेबल होता है, सक्षम होता है। जबकि इसी में एक नोट लिख लीजिए, यहां पे आप नोट एक लिख लीजिएगा कि जबकि C3 साइकिल में क्या होता है? RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 के प्रति अपेक्षाकृत क्या होता है? कम संवेदनशील होता है। अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होता है। जबकि C3 साइकिल में RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 के प्रति क्या होता है? अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होता है। इसलिए यह CO2 की कम सांद्रता में इसे स्थिर यानी फिक्स नहीं कर पाता है। यही कारण है, नेक्स्ट करके लिख लीजिएगा, यही कारण है कि C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट, यही कारण है कि C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट जो है, C4 प्लांट अधिक तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं। अधिक तेज फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो C3 साइकिल में RUBP राइबुलोज 1,5 बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज, इसका नाम है, फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5 बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है ना, एंजाइम जो है वो CO2 के प्रति उतना संवेदनशील नहीं होता जितना कि PEP कार्बोक्सिलेज होता है ना। PEP कार्बोक्सिलेज CO2 के जितने कंसंट्रेशन में उसको फिक्स कर सकता है कम से कम में उतने में ये जो RUBP कार्बोक्सिलेज है वो उतने में CO2 को फिक्स नहीं कर पाता। ये बहुत कम कंसंट्रेशन में भी PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसको फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकता है और ये उतने में नहीं करता। इसीलिए C4 प्लांट C3 की अपेक्षा ज्यादा तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट कैरेक्टर है कि जो मीजोफिल सेल है वहां मैलिक एसिड बनता है। मीजोफिल सेल में क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है और बंडल शीथ में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। मैलिक एसिड बनता है कहां पे, मीजोफिल सेल्स में, और बंडल शीथ में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और बंडल शीथ में मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। नेक्स्ट क्या है कि बंडल शीथ में मैलिक एसिड बंडल शीथ में मैलिक एसिड का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। बंडल शीथ में क्या होता है, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है ना, और क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड बनता है जो कहां हो जाता है, बंडल शीथ से वापस किसमें चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है मीजोफिल में, है ना। जो बंडल शीथ से कहां डिफ्यूज हो जाता है, बंडल शीथ से मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में विसरित हो जाता है, विसरित मतलब डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है ना, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना, बंडल शीथ में क्या है, मैलिक एसिड का क्या होता है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और पायरुविक एसिड बनता है, और वो पायरुविक एसिड बंडल शीथ से कहां चला जाता है, वापस मीजोफिल सेल में चला जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यही लिख दें, और जो कार्बन CO2 निकलती है वह कहां चली जाती है, जो CO2 निकलती है वह बंडल शीथ में कहां चली जाती है, C3 साइकिल में चली जाती है। वह बंडल शीथ में कहां चली जाती है, C3 साइकिल में क्या हो जाती है, चली जाती है और वहां क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और वहां क्या होता है, और वहां कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये चीज स्पष्ट हो गई। ठीक, तो क्यों होता है बंडल शीथ में C3 साइकिल क्यों होती है, क्योंकि जो RUBP है वो बंडल शीथ में पाया जाता है। क्योंकि यहीं पे थोड़ा और जोड़ दीजिए तो आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि बंडल शीथ में क्या होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, एंजाइम पाया जाता है ना। बंडल शीथ में RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए वहां क्या होती है, C3 साइकिल
होती है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग क्या देख लें, डायग्राम देख लें। इसके लिए हमें क्या करना है कि दो सेल का बना लीजिए ऐसे, ये अपन बना लें दो ठो, क्या है ये, दो सेल है। एक तरफ है क्या, मीजोफिल सेल, ये है मीजोफिल सेल है, ठीक है, मीजोफिल सेल। और दूसरी तरफ क्या है, मीजोफिल, दूसरी तरफ है बंडल शीथ, ठीक है, बंडल शीथ, मीजोफिल और बंडल शीथ। ठीक, मीजोफिल में क्या होता है कि यहां पे होता है पीईपी यानी फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। यहां पे क्या होता है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड है। ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो क्या है, पीईपी है और 3 कार्बन का यौगिक है, ये एसिड है, 3 कार्बन का एसिड है। अब इसमें क्या है कि CO2 ग्राही क्या है, CO2 ग्राही यहाँ क्या है बेटा, यहाँ है CO2 ग्राही फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसके बीटा पोजीशन पे ले आकर के कौन जोड़ देगा, यहाँ पे पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या है, CO2 को ले आकर के फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड के बीटा पोजीशन पर ले आकर इसको क्या कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम का यौगिक क्या बन जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का बन जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का यौगिक क्या बन जाएगा, OAA। ठीक है, ये कितने का है, 4 कार्बन एटम का है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो बन जाएगा। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड 3 कार्बन एटम का है और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इससे किसको जोड़ देता है, CO2 को जोड़ देता है, तो 4 कार्बन एटम का क्या बन जाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। लेकिन इसमें फास्फेट जुड़ा हुआ है, तो फास्फेट निकालने के लिए अपन क्या तरकीब लगाते हैं कि H2O देते हैं, तो फास्फेट जो है वो इसमें हाइड्रोलाइज होकर के और क्या बना देता है, यहाँ H3PO4 फास्फोरिक एसिड बना करके निकल जाता है। और इस क्रिया में कौन सा एंजाइम काम करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। तो जो ये रिएक्शन है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनने की, वो रिएक्शन कैसी है, मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एक से अधिक एंजाइम इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो ये क्या है, मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये हिस्सा समझ में आया आपको, ये रिएक्शन समझ में आई। अब दूसरा अपन ने बात की थी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्या होता है, यहां मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। और यहां जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं NADPH2 वो जुड़ते हैं और NADP जो है वो निकल जाता है। और मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाता है बेटा, मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। मैलिक एसिड कितने कार्बन का, देखो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहीं निकली नहीं है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो कार्बन का क्या होगा, लॉस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी तो कार्बन जो है उसमें प्लस हो जाएगी। तो यहां से जो है CO2 कहीं लॉस नहीं हुआ, इसलिए ये कितने का है, 4 कार्बन एटम का यौगिक है। ठीक है ना, मैलिक एसिड है। अब ये मैलिक एसिड जो है अपन ने बात की थी कि मीजोफिल में बनता है और कहां डिफ्यूज हो जाता है, वो वहां से कहां आ जाता है बेटा, वो आ जाता है बंडल शीथ में। तो ये मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड कहां आ गया है, बंडल शीथ में आ गया है। मैलिक एसिड कहां आ गया है, बंडल शीथ में आ गया है। ठीक है, ये बंडल शीथ है, ये है मीजोफिल की सेल है, तो बंडल शीथ में मैलिक एसिड आ गया है। और इसमें क्या है, ये भी यहाँ पे कितना है, 4 कार्बन का यौगिक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैलिक एसिड से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मैलिक एसिड से क्या होता है बेटा, यहाँ होता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इससे क्या निकल जाती है, CO2 निकल जाती है और बन जाता है इसमें 3 कार्बन। अब 1 कार्बन का लॉस हो गया तो 3 कार्बन का क्या बन जाता है, पायरुविक
पायरुविक एसिड बन जाता है। 3 कार्बन एटम का क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पायरुविक एसिड बन जाता है। और यहाँ एंजाइम काम करता है NADP मैलिक एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता है, NADP मैलिक एंजाइम, मैलिक एंजाइम, ठीक है। NADP मैलिक एंजाइम जो है वो यहाँ पे भाग लेता है। डीकार्बोक्सिलेशन कौन करता है मैलिक एंजाइम से, पायरुविक एसिड कौन बनाता है, NADP मैलिक एंजाइम, ठीक है ना। तो ये स्टेप समझ में आया। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड बना है वो किसमें डिफ्यूज हो जाता है, किसमें चला जाता है, मीजोफिल सेल में। तो ये पायरुविक एसिड जो है ये आ गया, पायरुविक एसिड जो है वो किसमें आ गया है बेटा, वो आ गया है मीजोफिल सेल्स में। और ये मीजोफिल सेल्स में जब यहाँ आता है तो ये इसमें क्या होता है, एटीपी जुड़ता है और यहाँ पे क्या होता है, एटीपी जुड़ता है और एडीपी निकलता है और प्लस यहाँ Mg प्लस प्लस आयन लगते हैं और क्या होता है, डाइकाइनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। तो ये पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन एटम का पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में ये क्या हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलती है, NAD मैलिक एंजाइम इस पे काम करता है और पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड बंडल सी से कहां डिफ्यूज हो जाता है, मीजोफिल सेल में आ जाता है और मीजोफिल सेल में पायरुविक एसिड जो है Mg++ और डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, एटीपी से एडीपी बनता है और इसका एक फॉस्फेट निकल करके पायरुविक एसिड से जुड़ जाता है और पायरुविक एसिड क्या बना देता है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो इस तरह से ये इधर जो है मीजोफिल में क्या हो जाती है, इसको कहते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल, है ना, हैच एंड स्लैग साइकिल। मतलब मीजोफिल में क्या होती है बेटा, हैच एंड स्लैग साइकिल होती है। अब बंडल सीथ में क्या है कि यहाँ जो CO2 आई है, ये CO2 जो है, ये CO2 यहाँ आ जाती है, किसमें चली जाती है, अपन ने पढ़ा है C3 साइकिल में। तो C3 साइकिल में क्या होता है, यहाँ RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट, ठीक है। ये 5 कार्बन एटम का क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट, ठीक है। और ये RUBP से क्या है, ये CO2 जुड़ जाती है और यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है, RUBP कार्बोक्सिलेज। अपन ने बात की थी, याद रखिए, है ना, RUBP कार्बोक्सिलेज जो है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो CO2 को इससे जोड़ देता है और फिर ये 6 कार्बन का बनता है इंटरमीडिएट एक कंपाउंड, वो जल्दी ही 2 भागों में टूट जाता है। तो 3-3 कार्बन एटम के 2 कंपाउंड बन जाते हैं, 2 एसिड बन जाते हैं यहाँ पे। तो बनता है 3PGA 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड और 3 कार्बन एटम का ये होता है। तो यहाँ 5 है, एक ये है, तो 6 हो गए और ये 2 क्या हो जाते हैं, 20 से ये 6 जो है तो 20 से टूट जाते हैं। तो 3 कार्बन एटम के 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। फिर इससे क्या बनते हैं, जब एटीपी जुड़ता है तो 1,3 डाई का निर्माण होता है, 1,3 डाई का निर्माण होता है। और फिर 1,3 डाई से क्या बनता है बेटा, बनता है 3 फास्फोग्लिसरल बनता है। और 3 फास्फोग्लिसरल के कुछ अणु जो हैं, कुछ अणु वापस क्या बना देते हैं, RUBP बना देते हैं और कुछ जो है वो क्या बना देते हैं, हेक्सोज बना देते हैं, जो कि C3 साइकिल में क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो ये हो जाती है इस तरह से। अपन यहाँ 60 में C3 साइकिल देख लेते हैं, ठीक है, ये है C3 साइकिल। तो बंडल सीथ में C3 साइकिल होती है क्योंकि यहाँ क्या होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज और मीजोफिल में PEP कार्बोक्सिलेज होता है, इसलिए यहाँ क्या होती है, हैच एंड स्लैग साइकिल होती है। तो इस तरह से ये क्या है, C4 साइकिल की मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है अपन थोड़ा सा देख लें डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन C3 plants and C4 plants, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट में अंतर, ठीक है। C3 प्लांट और C4 प्लांट में
डिफरेंस अपने को देखना है। तो एक तरफ आप लिख लीजिए C3 प्लांट, एक तरफ आप क्या लिखेंगे C3 प्लांट, और दूसरी तरफ लिखेंगे C4 प्लांट, है ना, C4 प्लांट, ठीक है। और एक बीच से आप ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। C3 प्लांट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, C3 प्लांट डाइकॉट प्लांट होते हैं। ये कौन से हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं। और ये वाले कैसे होते हैं बेटा, ये मोनोकॉट प्लांट होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट होते हैं। C3 प्लांट जो है वो डाइकॉट है, और ये कौन से हैं, मोनोकॉट प्लांट है। इनमें क्रैंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती, इनमें क्रैंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती है ना, नहीं पाई जाती है, इनमें क्रैंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती C3 में। और C4 में क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्रैंज एनाटॉमी में मिलती है। तो क्रैंज एनाटॉमी में क्या है कि दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, मतलब यहां क्या होता है कि मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अर्थात केवल ग्रैनम टाइप के, अर्थात केवल ग्रैनम टाइप के, है ना, केवल ग्रैनम प्रकार के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ क्या है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रैनम और एग्रैनम दोनों, अर्थात ग्रैनम एंड एग्रैनम दोनों प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहां पहला बना स्थायी यौगिक, यहां पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है, 3PGA होता है, 3PGA होता है। यहाँ पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है बेटा, यहाँ 3PGA होता है, ठीक है, 3PGA होता है, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है, जो कि तीन कार्बन युक्त होता है, ठीक है, 3 कार्बन युक्त होता है। और यहाँ पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है, यहाँ क्या होता है, पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है, OAA ऑक्सैलो एस्टिक एसिड होता है, OAA होता है, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड होता है, OAA होता है, ठीक है, जो कितना होता है, जो 4 कार्बन युक्त होता है ना, युक्त होता है, जो इसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, एक और डिफरेंस आप जानते हो, यहाँ पे CO2 फिक्सर एंजाइम क्या होता है, यहाँ CO2 का स्थिरीकरण करने वाला एंजाइम, स्थिरीकरण यानी फिक्सर, ठीक है, फिक्सर एंजाइम CO2 का स्थिरीकरण करने वाला एंजाइम क्या होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज होता है ना, CO2 को स्थिरीकरण करने वाला एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ CO2 का स्थिरीकरण यानी फिक्सर एंजाइम क्या होता है, फिक्सर एंजाइम जो है वो क्या होता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। यहाँ पर दोनों पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं C3 प्लांट में क्या है, दोनों पिगमेंट सिस्टम
यानी पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं यहां पर। और यहां क्या है कि जो बंडल शीथ में है वहां ग्रैनम टाइप का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पीएस सेकंड एब्सेंट होता है। यहां क्या है कि बंडल शीथ में क्या होते हैं कि एक ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट होता है। यहां बंडल शीथ में एक ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट होता है। इसलिए यहां पीएस सेकंड एब्सेंट होता है, पीएस सेकंड क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो है अगला कि यहां फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहां पर जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपेक्षाकृत कम होती है। और यहां क्या है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है ना, अपेक्षाकृत अधिक होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां कम होती है और यहां ज्यादा होती है। इनमें ट्रांसपायरेशन रेट जो है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अधिक होता है ना। यहां पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अधिक होता है। और यहां क्या है बेटा, अपेक्षाकृत कम होता है। यहां ट्रांसपायरेशन, वाष्प उत्सर्जन की दर जो है वो कम होती है। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए कि यहां पर जो C3 प्लांट है उनको शुद्ध ऑक्सीजन दी जाए तो उनकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है, घटती है। मतलब O2 की अधिकता में O2 की अधिकता में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की दर घटती है। फोटोसिंथेसिस की दर कम होती है या घटती है, फोटोसिंथेसिस की दर घटती है। यहां ऑक्सीजन सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें O2 की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन की सांद्रता यहां बढ़ने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटती है और यहां क्या है, O2 की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लें कि जो C3 प्लांट है उनमें कौन सी साइकिल होती है, कैल्विन साइकिल होती है। इनमें C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल होती है। इनमें क्या होती है, कैल्विन साइकिल होती है। और यहां क्या होती है बेटा, हैज एंड स्लैग साइकिल। ठीक है, हैज एंड स्लैग साइकिल होती है। कैल्विन साइकिल यहां होती है C3 प्लांट में, और C4 प्लांट में क्या होती है, हैज एंड स्लैग साइकिल होती है। ठीक है। फिर इनका कंपनसेशन पॉइंट अपन ने बात की है ना। तो इनका कंपनसेशन पॉइंट जो है वो 90 से 60 ppm होता है। 90 से 60 ppm होता है। और इनका कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है बेटा, इनका कंपनसेशन पॉइंट जो है, कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है इनका, 1 से 10 ppm होता है। 1 से 10 ppm यानी पार्ट पर मिलियन होता है। नेक्स्ट जो है यह 1000 से 4000 फुट कैंडला की लाइट में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कर सकते
है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन जो C4 प्लांट है वह C4 प्लांट या जो है इतनी तीव्रता की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है, इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कितनी होती है, 15 से 25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी होती है, 15 से 25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और इनमें जो है 15 से 25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। और यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी होती है, 40 से 80, बहुत ज्यादा है, 40 से 80 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह जो प्लांट है ये 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यह 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ठीक है। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। लेकिन जो C4 प्लांट जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, वो क्या है कि 30 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट एक लिख सकते हैं कि यहां 18 एटीपी का उपयोग होता है, 18 एटीपी का उपयोग होता है। और C4 प्लांट में 24 एटीपी का उपयोग होता है, 24 एटीपी का उपयोग होता है। C3 में 18 एटीपी का उपयोग होता है C3 साइकिल में, और यहां जो है 24 एटीपी का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि C3 प्लांट, कभी कभी C3 प्लांट आता है तो भी आप यही लिखिए, और जो C3 साइकिल है वो भी आप यही लिख सकते हैं। C3 साइकिल में भी डिफरेंसेस जो है वो आप, C3 साइकिल भी कभी कभी आ जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन C3 साइकिल और C4 साइकिल में डिफरेंसेस, तो आप क्या लिख सकते हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल में डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। तो C4 साइकिल कंप्लीट हुई। आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि दूसरे छात्रों का भी भला हो सके। धन्यवाद।